नमस्कार। आप लोग जुड़ चुके हैं शुभ समाचार से। जो लोग नए जुड़े हैं कृपया पेज को लाइक फॉलो शेयर करेंगे, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो हम हमारे नंबर 9504439008 पर आप गूगल पे फ़ोनपे के द्वारा आप डोनेट करके सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की, भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे में एक बदलाव किया गया है। जो रिजर्वेशन आप लोग करवाते थे, तो रिजर्वेशन का सेकेंड चार्ट जो है ट्रेन खुलने के आधे घंटे पहले लगाया जाएगा। यही फाइनल चार्ट होगा। इसके कारण जो है सुविधा यात्रियों को ये मिलेगी कि 3.5 घंटा टाइम जो है वो ज़्यादा मिलेगा। जिनका वेटिंग में टिकट रह जाता था तो वेटिंग टिकट का कंफर्मेशन का चांसेज बढ़ जाएगा। और जो करेंट टिकट और खिड़की पर टिकट करती थी वो मामला अब ख़त्म हो जाएगा। रिजर्वेशन करेंट टाइम में जो करता था ट्रेन खुलने से पहले वो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो वेटिंग टिकट वालों के लिए ये खुशखबरी है कि उनका रिजर्वेशन कंफर्म होने का चांसेस बढ़ गया है। रेलवे से जुड़ी एक अन्य खबर ये है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि दिल्ली से जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती थी उसकी सेवा जो है 15 अक्टूबर से बहाल कर दी जाएगी। और मंगलवार को छोड़कर बाकी सारे 6 दिन जो है ये ट्रेन सेवा देगी। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तरफ से जो भी कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको मान के तब इसमें आप यात्रा कर सकते हैं। बात करते हैं सुरक्षा विभाग की। तो एयरफोर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि भारत ने शुक्रवार को नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने सुखोई 30 फाइटर जेट से रुद्रम नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये टारगेट को डायरेक्ट हिट करने में कामयाब रही। ये एक खुशखबरी की बात है। और अगर इसकी बात करें तो भारत में निर्मित ये है स्वदेशी मिसाइल। एक तरीके से पूर्ण इसका निर्माण जो है भारत देश में ही हुआ है। और अगर इसके गति की बात करें तो साउंड के से सीधे इसकी गति जो है डबल है। साउंड से डबल गति में ये मार करती है। और इससे दुश्मन के सर्विलांस, रडार, ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। तो भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छी खबर है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से ही है। तो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ चल रहा है आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच। अभी तक 2 आतंकवादी मार गिराए जा चुके हैं। खुफिया विभाग से जो सूचना मिली थी उसके आधार पर कार्रवाई शुरू हुई। एरिया को घेर लिया गया है और कार्रवाई चल रही है। इसमें जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके पास से एक M4 राइफल और एक पिस्टल बरामद किया गया है। और जब तक सूचना मिली है तब तक मुठभेड़ जारी था। अगला खबर भी जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रोशनी भूमि योजना में कथित घोटाले की CBI जांच की आदेश दे दिया है। इसमें उच्च न्यायालय ने CBI को जांच की जिम्मेदारी लेने को कहा और कहा कि हर 8 हफ्ते में एक बार जो है स्थिति रिपोर्ट दायर करना होगा CBI को। और इसमें पता चलता रहे कि मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें याचिकाकर्ता अंकुर शर्मा ने आरोप लगाया है कि इससे राज्य के खजाने पर जो है 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस घोटाले में 25,000 करोड़ का नुकसान सरकार के खजाने को हुआ है। इसमें अन्य मामले में जो जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उसने अभी तक 17 प्राथमिकी जो है इस मामले को लेकर दर्ज कर ली है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा इलाके में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो परिजन है, जो पुजारी के परिजन हैं, वो पुजारी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। सरकार से इन्होंने कुछ मांग रखा है। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इन्होंने मांग रखा है कि मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपया दिया जाए, परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और जो भी इसमें आरोपी है उनको तो खैर पकड़ लिया गया है, लेकिन उनको सहयोग करने वाले पुलिस और जो भी लोग हैं और उनको जो उन पर जो है उचित कार्रवाई की जाए। और उचित कार्रवाई की जाए तभी ये पार्थिव शरीर का जो है अंतिम संस्कार करेंगे।
और इस मामले को अगर देखा जाए तो इसमें जो ये मामला बढ़ा, वो मंदिर का जो जमीन होता है जो दान स्वरूप दिया जाता है और वो पुजारी के अधिकार क्षेत्र में होता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश थी। इसी कोशिश में जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। बात करें चीन बॉर्डर की, तो शीर्ष स्तर के मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों ने 12 अक्टूबर को चीनी सेना के साथ होने वाली कोर कमांडर स्तर की वार्ता जो होनी है उसकी 7वें दौर की रणनीति पर बातचीत की और पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा हालात को लेकर वहाँ का जो है जायजा किया गया। क्योंकि इससे पूर्व जो है वार्ता के वक्त ही और मीटिंग जो पुलिस बल के सुरक्षा बलों के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें धोखे से हमला किया गया था। तो इस को देखते हुए जो है वहाँ के जगह का जो है मुआयना किया गया, उसका जो भी सुरक्षा का है वो उसको पहले से जो है देखा परखा गया है। अब बात करें स्विस बैंक की, तो विदेश में जमा काले धन के खिलाफ मोदी सरकार की जो लड़ाई है उसमें एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें कि स्विट्जरलैंड ने दूसरी बार भारत को स्विस बैंक के भारतीय खाता धारकों का ब्यौरा सौंपा है। इससे पहले भी सौंपा था और अधिकारियों ने कहा कि स्विस बैंक के जो अधिकारी हैं भारत के अनुरोध पर पिछले एक साल में 100 से अधिक नागरिकों का या संस्थान जो की जानकारी जो है साझा की है, जिसके खिलाफ कर चोरी और वित्तीय गड़बड़ी की जांच चल रही थी। तो ये एक अच्छी खबर है भारत सरकार के लिए, काला धन के मामले में एक अच्छी कार्रवाई हुई है। बात करते हैं अब हाथरस मामले की, तो हाथरस मामले में एसआईटी टीम के द्वारा लगातार पूछताछ जारी है और इसमें 40 लोगों को नामांकित किया गया है, चिन्हित किया गया है। उनसे पूछताछ करने के लिए एसआईटी प्रयास कर रही है और ये 40 लोग वो लोग हैं जो कि घटना के दिन जो वारदात वाली जगह थी या अंत्येष्टि के समय जो जगह था उसके आसपास जो लोग उपस्थित थे जिन्होंने इस घटना को होते हुए देखा या इसके थोड़ी देर पहले या बाद जो इस घटना के बारे में जानकारी रखते हैं उनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। इसमें एक और नया मामला आया है कि यहाँ पर एक औरत जो अपने आप को मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर बताती है, राजकुमारी नाम है इनका, और ये परिवार के साथ रह रही है। हालांकि ये परिवार की अपनी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन रिश्तेदार बनकर परिवार के साथ रह रही थी। इनकी मंशा क्या थी ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इसके बाद एक नया मोड़ सामने आया है कि हो सकता है कि वो इन लोगों को बता रहे हो, ट्रेंड कर रहे हो कि किस तरीके से जो है क्या बयान देना है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन क्या मामला है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश से ही एक खबर आ रहा है जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी है। पूर्व सैनिकों के लिए जो सरकार के तरफ से है 5% का आरक्षण दिया गया है द्वितीय क्लास के सभी नौकरियों के लिए। द्वितीय क्लास के जो भी फॉर्म भरा जाएगा, जो भी नौकरी की बहाली निकलेगी उसमें 5% सीट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 में संशोधन की अनुमति दे दी गई है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो एनआईए ने 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में भीड़ को कथित तौर पर हिंसा के लिए उकसाने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हनी बाबू और आदिवासी नेता स्टैन स्वामी समेत 8 लोगों के खिलाफ जो है आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसमें जो हिंसा भड़की थी उसमें एक की मौत हो गई थी। इस पर अब जांच होगी और जो भी मामला है वो खुल के सामने आएगा। ऐसे आरोपियों के तरफ से ये सरकार के तरफ से जो है इनकी आवाज़ दबाने का प्रयास है, ऐसा करके आरोप लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं बिहार से, बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों से तथा बिहार की अन्य खबरों से। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके बेटे चिराग पासवान के द्वारा दीघा में आज जनार्दन घाट पर जो है मुखाग्नि दी गई, इनका अंतिम संस्कार किया गया है। और दूसरे खबर लालू यादव से जुड़ा हुआ है। चारा घोटाले में सजा याफ्ता थे लालू यादव और इनको जमानत दे दी गई है। और चुनाव के समय में ये राजद के लिए जो है एक खुशखबरी है कि इनके जो वरिष्ठ नेता इनके साथ अब हैं
ऐसे इन पर आरोप लगाया जा रहा था कि ये जो हॉस्पिटल में भर्ती थे और जहाँ पर इनको रखा गया था वहाँ से एक तरीके से चुनाव को ऑपरेट कर रहे थे, ऐसा इन पर आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन अब ये खुलेआम जनता के सामने होंगे और राजद को प्रमोट करेंगे। लेकिन इनको चुनावी सभा में भाग लेने के लिए जो है मनाही की गई है, उसमें डायरेक्ट भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो ये ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। और बात करें, एक अनोखा मामला आया है मधेपुरा से, जिसमें कि अपहरण के मामले में आरोपित आरजेडी नेता चंद्रहास चौपाल को पुलिस ने मधेपुरा अनुमंडल से गिरफ्तार कर लिया है। ये अनुमंडल में अपना चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए गए थे, क्योंकि ये 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेना चाहते थे। इसके लिए पार्टी ने इनको चरित्र प्रमाण पत्र की मांग की और चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए अनुमंडल ये पहुंच गए, जहां की पुलिस ने इनको दबोच लिया है। अब ये पुलिस की हिरासत में है। अब बात करते हैं दिवंगत राष्ट्रीय जनता दल नेता और केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की। तो इनके पुत्र सत्यप्रकाश सिंह जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं और जेडीयू में ज्वाइन करने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाया है कि ये लालू की पार्टी जनता दल सिर्फ कहने के लिए ही समाजवादी पार्टी है, बाकी समाजवादी विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं है। और अपने पिता के बारे में ये बताते हैं कि इनके पिता के इन्होंने अपना पूरा जीवन इस पार्टी को समर्पित कर दिया, लेकिन इनको कभी भी उचित सम्मान नहीं मिला और इनकी बात का जनता पार्टी के लोग और लालू परिवार के लोग कभी भी महत्व नहीं देते थे। इस वजह से ये काफ़ी दुखी रहते थे और इनका कहना था कि परिवार से किसी एक ही आदमी को जो है राजनीति में रहना चाहिए। तो उसी परंपरा में जो है ये अभी अपने समय में इकलौते हैं जो उस राजनीति में भाग ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर वंशवाद की बात का जवाब देते हुए हालांकि इन्होंने कहा था। तो ये थे कुछ आज की खबरें। जो लोग नए बाद में जुड़े हैं या रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे वो कृपया पेज को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सहयोग करना चाहते हैं तो 9504439008 पर आप गूगल पे फ़ोनपे के द्वारा आप डोनेट कर सकते हैं। और हमारा अकाउंट भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है डिटेल, आप वहां से भी सहयोग कर सकते हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शुभ समाचार से जुड़ने के लिए।